So everyone note down. Today today is again the continuation of this chapter determinants, and in today's class we are going to start sum number G. जो sum number G है, G के अंदर there are almost four questions. We are going to do this particular type today. And this particular property was not discussed before. So let me first explain you the property which will be used in this particular sum. तो ध्यान से एक बार नोट करना सबकी. Listen here. Suppose we have got two determinants, right? We have got two determinants. And we are finding that both the determinant has got row 2 and row 3 identical. तो अगर मान लो दो डिटरमिनेंट का कोई भी दो रोज कॉरेस्पॉन्डिंग रोज, कोई भी दो नहीं, कोई अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग रोज या कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम आइडेंटिकल है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो तीसरा कॉलम है या तीसरा रो है, we add that particular row if it is addition in between, or we subtract that row if there is subtraction sign in between. Like for example, we have got these two determinants where row 2 and row 3 are identical. Do you see that row 2 and row 3 are identical? Row 2 and row 3 are identical? Yes. So what do? You write down row 2 and row 3 as it is. So remember, row 2 को और row 3 को जैसा है वैसे ही लिखो, रिजल्टिंग डिटरमिनेंट है, और जो तीसरा जो रो है उसको तुम ऐड करो अगर एडिशन है तो, और अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करो. तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो अगर हम ऐड करेंगे तो we will get x1 plus minus x2, y1 plus minus y2, z1 plus minus z. All right, so using this particular property we have to start the first sum of number G. मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जैसे कि यहाँ पे रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल है, तो ये आइडेंटिकल है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. तो कैसे एडिशन होगा, रो 2 को और रो 3 को जैसा है वैसे रख दो, और जो पहला रो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो अगर एडिशन है तो, अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करो. Okay, so everyone please copy down this particular property. Using this property we'll be doing sum number G. So everyone note down. This is the determinant and this is what we have to prove. Now, if you apply the concepts which you have understood till now, you have learned till now, actually you don't require this this particular property which I have explained you just now. अगर हम ये बिना प्रॉपर्टी को यूज किए भी ये सम को करें तो डेफिनेटली ये सम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी. ये सम अभी जो मैंने प्रॉपर्टी समझाया था इसके बिना भी ये सम बिल्कुल हो जाएगा. बट विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस सम, इट विल बिकम वेरी सिंपल. द ओनली रीजन इज दिस. अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर, बिकॉज़ वी नीड x minus y, y minus z minus x, so definitely you can go for row 1 tends to row 1 minus row 2, x minus y मिल जाएगा, देखो बचेगा. So definitely you can go for row operations, column operations and you get the result. But I want कि ये सब अगर मान लो बहुत सिंपल हो जाता है तो क्यों नहीं हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज करके करें. तो कौन सी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं कि मैं इस डिटरमिनेंट को, अगर मैं दो डिटरमिनेंट को ऐड कर सकता हूं फॉलोइंग अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, देन हम लोग उस डिटरमिनेंट को स्प्लिट भी तो कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट करेंगे. कैसे देख रहे हैं, जस्ट नोट डाउन. मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैं जैसा है वैसे ले लेता हूं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी जो दिख रहा है मुझे वो थर्ड कॉलम में दिख रहा है. तो मैं कॉलम 1 को और कॉलम 2 को जैसा है वैसे रख दिया. देखो ये, अब मैं क्या करूंगा, जो तीसरा कॉलम है उसके हिसाब से मैं इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट करूंगा. तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं p y क्यूब और यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे p x क्यूब, यहाँ पे 1 और यहाँ पे अगर p z क्यूब लिखूं, तो एक बात बताओ क्या ये गलत है? चलिए नो सर, गलत नहीं. कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे तीसरे कॉलम को मैंने स्प्लिट किया, कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज हम अगर इसको ऐड करेंगे
तो कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे रह जाएगा, कॉलम 3 ऐड होगा, तो यही ना आएगा। बट एक बात बताओ, अगर हम इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं तो वापस से क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा है कि फिर स्प्लिट करने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं हो रहा। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्प्लिट कर दिया चलो ठीक है, बट स्प्लिट अगर हम इस बेसिस पे करें, इस हिसाब से करें, तो पता है स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं होता। हम फिर स्प्लिट किस हिसाब से करेंगे? एक पैटर्न के हिसाब से करेंगे। क्या पैटर्न? कि यहाँ पे 1 1 1 है, लेट अस कीप इट 1 डेटा, और यहाँ पे एक जैसा पैटर्न दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे हम इसको px क्यूब, उसके बाद py क्यूब, उसके बाद pz क्यूब, मतलब इस हिसाब से हम इसको स्प्लिट करें तो ज्यादा बेटर होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन फ्रॉम दिस, लाइक इसको हम अगर स्प्लिट करें तो अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे, अब हम पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। क्या कि जो सेकंड डिटरमिनेंट है वो क्या है, एक बार ध्यान से नोट करें। सेकंड डिटरमिनेंट पे रो 1 में x कॉमन है, रो 2 में y कॉमन है, और रो 3 में z कॉमन है। अगर हम रो 1 में x, रो 2 में y, रो 3 में z कॉमन ले तो डेफिनेटली ले सकते हैं हम लोग। तो तुमको कॉलम वाइज में कुछ कॉमन दिख रहा है? बताओ तो एक बार, एनीवन, डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन इन कॉलम? नो सर। जिससे सर इन कॉलम 3 देयर इज p कॉमन। कॉलम 3 p is कॉलम common. 3 में p कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? यू गेट 1 1 1 x y z, then we have x square y square z square. Clear है? now next what I think is कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट को एक बनाया जा सकता है। तो जब इसको एक बनाया जा सकता है, जब इन दोनों को सेम बनाया जा सकता है, तो मुझे इसको सॉल्व करके अलग और इसको अलग सॉल्व करके क्या फायदा है? थोड़ा तुम दिमाग का यूज करेंगे ना कि अगर इसको सेम बनाया जा सकता है तो सेम बना दो। मुझे कैसे पता चला सेम बनाया जा सकता है? देखो यहाँ पे कॉलम 1 में xyz है, यहाँ पे कॉलम 2 में xyz है, यहाँ पे कॉलम 2 में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, यहाँ पे कॉलम 3 में, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 पहला कॉलम है। तो देखो तुम लोगों ने इंटरचेंज वाला ऑपरेशन सुना है ना? डू यू रिमेंबर दैट इंटरचेंज वाला ऑपरेशन कि दो कॉलम्स को या दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं? बिकम नेगेटिव। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं हम लोग, तो आगे क्या आता है? नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, इस डिटरमिनेंट को इसके जैसा बनाते हैं, या फिर तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि सेकंड डिटरमिनेंट को पहला जैसा बना दो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो हम क्या करें, पहला को दूसरा जैसा बना दें। तो उसके लिए पहले कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे। आई एम इंटरचेंजिंग कॉलम 1 विद कॉलम 3। ओके, आई एम इंटरचेंजिंग कॉलम 1 with column 3 first. Okay, you can write down. So it will become negative also the first one. Yes. Column 1 interchange with column 3 in first determinant. DTR picture. और आगे एक माइनस है। नेक्स्ट, अब मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करूं। ऑलराइट, कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करके वापस एक आगे माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं जो अगर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करता तो टाइम वेस्ट होता है कि नहीं? एक डिटरमिनेंट को एक बार सॉल्व करो, फिर यहाँ दो डिटरमिनेंट दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं। अब बताओ मुझे इन दोनों में कॉमन क्या है, बता सकते हो तुम? व्हाट कॉमन कैन आई टेक फ्रॉम बोथ दिस डिटरमिनेंट्स? So the determinant itself. So if I take the determinant itself common, so you get 1 1 1 x y z x square y square z square, and यहाँ पे क्या जाएगा? 1 plus p x y z. Repeat. I'm just explaining this time once again. एक बार ध्यान से नोट करो, एक बार ध्यान से। जैसे कि ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये दूसरा डिटरमिनेंट है, ये आई मीन ये सॉरी ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो अगर मैं इसमें से और इसमें से अगर मैं ये डिटरमिनेंट कॉमन ले लूं, तो तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं ये डिटरमिनेंट कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1 plus p x y z बचेगा कि नहीं? ये सब एवरीवन समझ में आई है? लाइन
ओके अगर मान लो मैं ये इसमें से और इसमें से अगर मैं ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लूं तो 1 यहां पे बच जाएगा और इस वाले टर्म में p x y z बच जाएगा। ये अब फायदा क्या हुआ कि ये जो सम है ये स्टेज पे जो हम लोग को मिला है मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को भी डाउट होने वाला है बिकॉज ये बहुत कॉमन सम है। कॉपी में चेक करो जो पहला सम हम लोग ने डिटर्मिनेंट का स्टार्ट किया था इस लेवल का ही सम था, यही सम ही था। तो एक बार फटाफट इसको कंप्लीट करो यहां तक कॉपी करके। So I give you time to complete. Hurry. So after you solve this, you will definitely get x minus y, y minus z, z minus x. Check in your copy. This is the most common sum you will find in your copy. Okay. So now we move on to the next sum, and that is sum number 2. G ka number 2. We'll do number G ka 2. So note down everyone in question number G ka 2. See the first thing which is given here that x not equal to y not equal to z is the first condition. Then you are given a determinant. You are given a determinant x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube and this is equal to 0. ये 0 के बराबर है। तो अगर ये दो गिवन कंडीशंस है तो प्रूव करो। You have to prove that x y z is equals to -1. ओके हम लोग को प्रूव करना है कि x y z किसके बराबर है -1 के बराबर। तो ध्यान से नोट करना है ये एक कंडीशन है ये दूसरा कंडीशन और इस कंडीशन में डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर है 0 तो फिर प्रूव करो देन यू प्रूव that x y z is equals to -1. So I want your attention. Let me take the LHS of this determinant of this given condition. All right, now see. इस डिटरमिनेंट को हम वैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे हम लोग ने देखा था, तो इसको स्प्लिट भी कर देते हैं। All right, next. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड डिटरमिनेंट में कुछ कॉमन भी है यहाँ पे। So I'm taking x, y, z common. X common from row 1, y common from row 2, and z common from row 3. Now I think if you see after this step, it is same as ये पूरा sum number 1 जैसा ही। अब हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। अच्छा हम एक काम करते हैं डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 1 1 x y z x square y square z square। आई थिंक तुम लोग समझ गया होगा ना पिछले सम जैसा ही। यस कैन आई गेट रिस्पांस? आई थिंक समझ गया होगा तुम लोग कि ये जो स्टेप्स मैं जो करके यूज करके ये मैं डायरेक्ट लग गया ये दो स्टेप पे होगा। एक बार कॉलम 1 को कॉलम 3 से एक बार कॉलम 2 को कॉलम 3 से। ऑलराइट दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सिंपल। यहाँ पे 1 1 1 लाना है इसको पहले इंटरचेंज करना है उसके बाद यहाँ x y z लाना है फिर जो होगा इंटरचेंज करके देख लेते हैं। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। फिर ये जो डिटरमिनेंट है ये 1 1 1 देखो सेम है। ओके और अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम में मत लिख लो तुम क्या अगर कोई भी एग्जाम या कोई भी तुमको बोला जाए करने के लिए तो मत करना वैसे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस x ही मिलेगा। इसको सॉल्व करो। ऑलराइट इसको सॉल्व करके हम लोग को तो यही मिलेगा ना है कि नहीं? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ लिसन स्टूडेंट्स लिसन नाउ वी नो दैट आई वांट योर अटेंशन बिकॉज़ यहां तक सम एकदम सेम है पिछले सम जैसे ही।
नाउ वी नो दैट जो हम लोगों ने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला एक्सपेंशन करके, ये डिटरमिनेंट वैल्यू कैन यू टेल मी किसके बराबर है? कोई बता Zero. सकता है? 0 के बराबर है। ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है। So the last three values cannot be zero because x not equal to y not equal to zero. So everyone note down. Can I say कि अगर x not equal to y not equal to z है, अगर x not equal to y है तो क्या मैं बोल सकता हूँ x minus y not equal to 0? Please note down everyone. If x is not equal to y, can I say that x minus y not equal to 0? Same way, क्या मैं बोल सकता हूँ कि y not equal to z है तो y minus z not equal to 0? अगर मान लो ये है x minus x not equal to z, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x minus z not equal to 0? So we find that y minus z cannot be equalized with 0. Why it cannot be equalized with 0? Because अगर अपने लोग x minus y को 0 से इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ से x और y इक्वल आएगा, बट जो गिवन कंडीशन है वो बोल रहा है कि नहीं x और y इक्वल नहीं हो सकता है, x and y are not equal. So अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो एक बात बताओ, can I say that since x minus y cannot be equal to 0, y minus z not equal to 0 and z minus x not equal to 0, therefore 1 plus xyz is equal to 0 and it implies xyz equals to how much? minus 1. ये तो प्रूफ करना था ना, देखो अच्छा ये बात सबके को समझ में है? ये लाइन एक बार सबको सुनना एक बार कि अगर x not equal to y not equal to z है तो जैसे मान लो x not equal to y है तो मतलब x minus y cannot be equal to 0, x minus y equal to 0, लेकिन हम लोग इक्वलाइज नहीं कर रहे, ये हटा दो, y minus z भी not equal to 0, z minus x भी not equal to 0, so 1 plus xyz equal to 0, तो यहाँ से xyz equal to क्या होगा? माइनस। ये तो प्रूफ करना था, तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो। And now we are doing sum number 4, G का क्वेश्चन नंबर 4। See, G का क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंडीशन है A not equal to B not equal to C, और यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है A B C AQ BQ CQ, then A to the power 4 minus 1, B to the power 4 minus 1, C to the power 4 minus 1, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर, और हम लोग को शो करना है, we have to show that it's a very well lengthy sum actually, it's a very well lengthy sum, और ये सब बोर्ड एग्जाम में आने का तो मतलब नो चांस, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, कोई 1% भी चांस नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, तो बोर्ड में आने का एकदम 1% चांस नहीं है, वो अभी हम तुमको बताया था, ठीक है? तो ध्यान में नहीं, ये डिटरमिनेंट है, ये 0 के बराबर है। सो नाउ लेट अस टेक LHS। LHS है A B C पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है AQ BQ CQ, ठीक है? तो तुम लोग बताओ एक बार क्या करें, सबसे पहले इसमें क्या करें बताओ? Yes. So first we will divide it into two. We will split this single determinant as the difference of two determinant. Okay, अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक में a to the power 4, b to the power 4, c to the power 4, यहाँ मान लो। अब यहाँ पे हम कॉमन लेने का सोचेंगे, तो रो 1 में a कॉमन है, रो 2 में b, रो 3 में c। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है कि बाकी दोनों सम जैसा, क्या इसमें भी हम लोग दोनों डिटरमिनेंट को सोच के बताना ना, हाँ करेक्ट, सोच के बताना, ये नहीं कि मतलब बस आंख बंद करके हाँ ये भी वैसे ही होगा, मतलब बताओ क्या मैं इन दोनों को सेम बना सकता हूँ? Yes, sir, by interchanging the columns. Please look at the elements properly in the columns and then look at the elements properly and then think कि इसको सेम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। No, sir, एक में a और एक में a square b square। Very good. You cannot. Why? Because यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है? यहाँ पे a square b square c square, यहाँ पे कहाँ है a square b square c square? तो इंटरचेंज ऑपरेशन से कभी भी बनेगा एक नहीं बनेगा, तो क्या करना तुम लोग,
इस डिटर्मिनेंट को D1 ले लेना है, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट को D1 ले लो, और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट को D2, ओके। एक डिटर्मिनेंट को D1, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट को D2। क्लियर? और तुम लोग का काम क्या है, सुनना एक बार सुनो ध्यान से। एक डिटर्मिनेंट को D1 ले लिया, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट को D2 ले लिया, तो अब देखो इसको सॉल्व करके, मतलब इसको प्रूव करना तुम लोग, ABC A minus B, B minus C, C minus A into AB plus BC plus CA, ये प्रूव करना है इस ये वाले ये डिटर्मिनेंट को। और इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना A minus B, B minus C, C minus A into A plus B plus C, ये तुम लोग का घर का काम है। This is the task which you have to do it at home. I repeat once again. तो मैंने क्या किया तुमको देखो एक बार ध्यान से, डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड में ले लिया LHS, इस डिटर्मिनेंट को मैंने दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किया, और मुझे लास्ट में दिखा कि ये डिटर्मिनेंट को इसके जैसा नहीं बना सकते ना इसको इसके जैसा बना सकते, तो मैंने इसको D1 ले लिया, इसको D2, और मैंने तुमको बता दिया कि तुमको इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करके ये लाना है, और इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करके ये लाना है। इतना करके रखना, नेक्स्ट डे हम लोग इसका कंप्लीट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक एक बार कॉपी कर लो। Everyone note down. I showed you till here doesn't mean that you have to write down directly this part. I gave you that instruction that you have to prove that this determinant is equal to this. Please try it at home. और this determinant is equal to this. इसको कंप्लीट करना, नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट करेंगे सब। कॉपी करो एक बार। Now I want everyone to do this sum just now. मैं चाहता हूँ ये सम तुम लोग खुद अभी करो, और मैं ये नहीं बताने वाला, बिकॉज मैंने आज सम लगभग मैंने ही किए, तुम लोग एक बार ही करो। तुमको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। एक बार ट्राई करो। To show that this determinant is equal to 0, try this. देखते ही कौन कर पाता है, काफी बढ़िया सा नहीं। So everyone note down. I am taking LHS, okay? I am not writing. I am taking LHS. और मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में पहले ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर रहा हूँ। इसके बाद में इस डिटर्मिनेंट को इसके जैसा डेफिनेटली बना सकता हूं। पता है कैसे? सबसे पहले चीज देखो, ये अगर तुम देखो तो सम नंबर सी के अंदर भी किया था, सम नंबर सी के अंदर भी आई थिंक इट वाज नंबर 4, इट वाज सेम सम। ऐसा एक सिचुएशन था, इसमें ये प्रूव करना था तुम लोग। तो मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे रो 1 में ए, रो 2 में बी, और रो 3 में सी मल्टीप्लाई करूंगा, और बाहर 1 बाई एबीसी, ठीक है। तुम क्या करेंगे देखना एक बार, रो 1 टेंड्स टू a टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 टेंड्स टू b टाइम्स ऑफ रो 2, एंड रो 3 टेंड्स टू c टाइम्स ऑफ रो 3 इन सेकंड डिटर्मिनेंट। तो सेकंड वाली डिटर्मिनेंट। तो अगर हमको ये 0 प्रूव करना, मतलब अब हम क्या करेंगे, एबीसी कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से, एबीसी कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे इसके बाद कोई बता सकता है क्या करना चाहिए, बताओ तो। So interchanging the column. चेंज पहले कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर लो, ठीक है। तो कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे हम लोग, तो आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
वापस से कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दो। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग तो अभी समझ जा रहे हैं कि क्या करना है। वापस आके माइनस आ जाए और दोनों सेम आई मीन सेम है और बीच में माइनस है, तो क्या है इक्वल टू 0 which is equal to RHS। तो देख रहे हो तुम प्रॉपर्टी को यूज करके कितना इजीली हो गया सब। तो फटाफट ये कॉपी कर लो। और मैंने कहा था कि आज अपने लोग जी नंबर करेंगे एंड सो वी हैव कंप्लीटेड।